हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइज, आज की जो क्लास है वो एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी का टॉपिक करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइज, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। हमारी बदलती पृथ्वी। हम हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में जानेंगे, जिसमें स्तनमंडलीय प्लेटें आदि के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। तो चलो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। गाइज, चाहे सी टेट हो, एच टेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, तो आपके लिए ये क्लास यूजफुल रहेगी। ठीक है गाइज। हमारी बदलती पृथ्वी। जो स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होती है, जिसे हम स्थलमंडलीय प्लेट भी कहते हैं। स्थलमंडलीय प्लेट किसे कहते हैं भी? जो स्थलमंडल अपने प्लेटों में विभाजित होती है उसे हम स्थलमंडलीय प्लेटें कहते हैं। जो ये प्लेट हमेशा धीमी गति के चारों ओर तरफ घूमती रहती है, लेकिन प्रत्येक वर्ष केवल कुछ किलोमीटर से लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए जो मैग्मा से होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। जो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ और मैग्मा एक वृत्तीय रूप से घूमता है, जैसे कि क्रियाकलाप में इन्होंने दिखाया गया है। तो मेन इसमें क्या बताया है भी? जो मेन ये बताया गया है कि जो स्थलमंडलीय प्लेट है, जो स्थलमंडलीय प्लेट किसे कहते हैं भी? जो स्थलमंडल के अनेकों प्लेटों में ये विभाजित होती है, तो उसे हम स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। लेकिन इसमें जो कुछ कारण, इस पे कारण बताया गया है भी। जो पृथ्वी के भीतर पिघला हुआ जो मैग्मा, जो कि एक वृत्तीय गति के ऊपर घूमता है, और प्लेटों को गति के कारण जो पृथ्वी के सतह पर होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहेंगे भी? स्थलमंडलीय प्लेटें कहेंगे। प्लेट की इन गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है, और पृथ्वी की जो गति है उन बलों पर विभाजित होती है, जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। जो बल के पृथ्वी की जो आंतरिक भाग में घटित होती है, उन्हें हम अंतर्जनित बल भी कहते हैं। अंतर्जनित जनित बल, जिसे हम एंडोजेनिक फोर्स भी कहते हैं। जो एक बल पृथ्वी की सतह पे उत्पन्न होता है, उसे हम बहिर्जनिक जल भी कहते हैं, जिसे एक्सोजेनिक फोर्स भी कहते हैं। जो अंतर्जनिक बल जो कभी आकस्मिक गति से उत्पन्न होता है, तो कभी धीमी गति से। भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण जो पृथ्वी की सतह है वो अत्यधिक हानि होती है। इसमें पृथ्वी की गतियों के बारे में बताया, जैसे कि अंतर्जनिक है और बाह्यजनिक है। अंतर्जनिक है वो दो पार्ट में बांटा गया है, जो आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। जो आकस्मिक बल है, जैसे कि भूकंप, ज्वाला और भूस्खलन है, और पटल विरूपण जो पर्वत निर्माणकारी बल होता है। जो बहिर्जनिक बल होता है वो उसका पार्ट है भी, जो अपरदन और निपेशिक है, जैसे कि नदी, बहता हुआ जल, पवन, समुद्री तल आदि, हिमनद आदि आते हैं। इसमें देखो भी क्या बताया, जो स्थलमंडलीय प्लेट है। जो स्थलमंडलीय प्लेट क्या होती है भी? जो भूपृष्ठ के जो अनेक बड़ी और कुछ कठोर, असमान या फिर आकार प्लेटें होती हैं, जिन पर हम महाद्वीप एवं महासागर की सतह पर टिकी हुई होती हैं। ज्वालामुखी भूपृष्ठ के जो खुला हुआ एक ऐसा छिद्र भी होता है, जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते रहते हैं, जैसे कि एंडो एक्सको। तो इसमें क्या बताया, जैसे कि एंडो का अर्थ क्या होता है भी? अंत होता है, और एक्सो का अर्थ क्या होता है भी? बाह्य। लेकिन जो एंडोजेनिक यानी कि एंडोजेनिक बोलते हैं, इनकी उत्पत्ति हुई है भी, जैसे कि एंडो यानी कि अंत और एक्सो यानी कि बाह्य। तो जो इन जैसे कि एंडो प्लस जेनिक यानी कि एंडोजेनिक, एक्सो प्लस जेनिक तो एक्सोजेनिक। स्थलमंडलीय प्लेटों को जो गति के कारण जो पृथ्वी की सतह है वो कंपन होती है, और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करती है। कैसे गति करती है भी? इनके चारों ओर यह गति करती है। इस कंपन के जो भूकंप भी कहते हैं। तो भूकंप किसे कहते हैं भी?
सॉरी भी स्थलमंडलीय प्लेटों की जो गति करने के कारण जो पृथ्वी की जो सतह है वो उसमें कंपन होती है, लेकिन उस कंपन जो पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है तो उसे हम क्या कहेंगे भी, उस कंपन को हम भूकंप कहेंगे। भूपृष्ठ के नीचे एक वह स्थान जहाँ पे कंपन आरंभ होता है तो उसे हम उद्गम केंद्र भी कहते हैं, और उद्गम केंद्र की जो भूसतह है उसके निकटतम स्थान को हम अधिकेंद्र कहते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे कि भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप किसे कहते हैं भी जो स्थलमंडलीय प्लेटों की जो गति करने के लिए पृथ्वी की जो सतह है वो कंपन होती है, और उस कंपन की जो पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है तो उसे हम भूकंप कहेंगे भी। उपगम केंद्र किसे कहते हैं भी जो भूपृष्ठ के नीचे वह स्थान होता है जहाँ पे कंपन आरंभ होता है। अधिकेंद्र किसे कहते हैं भी जो उद्गम केंद्र के जो भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को हम अधिकेंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र वह स्थान जहाँ पे भूकंप होता है, और भूकंपीय ऊर्जा को उद्गम केंद्र भी कहते हैं। भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं होती, लेकिन यह हमें तैयार हो जाता है कि जिसके प्रभाव से निश्चित रूप से हम कम किया जाता है। जैसे कि स्थानीय लोग एक सामान्य तरीकों से भूकंप का संभावना को अनुमान लगाते हैं, जैसे कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन होना, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों की धरातल पर आना आदि। जैसे इसमें क्या बताया, जैसे कि इसमें भुज के भूकंप के झटके, जैसे कि 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल से 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप, शहर में आग, इसमें 5 भूकंप का जो अध्ययन किया गया, जैसे कि भुज के भूकंप के झटके, जैसे कि 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल से 6.9 की जो तीव्रता है उसका भूकंप को मापना। स्कूल स्कूल सर्वाधिक प्रभावित है, जिसमें स्कूलों की जो इमारतें हैं गिरने से कम 971 छात्रों और 31 शिक्षकों की मौत की आशंका होना। थर्ड क्या है, अभी भुज में निराशाजनक सहन है, जो भूकंप के 3 दिन के बाद में हर व्यक्ति को भोजन, कंबल, दवाई आदि न पहुंचने के कारण जो चिंताजनक होती है उसे हम भुज की निराशाजनक सहन कहते हैं। भुज की तबाही में क्या होता है, जो फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें आदि अवरोधित हो जाती हैं। शहर में आग लगना, जो चारकोल और अंगीठियां के पलटने के कारण उनके जो अनेक स्थानों पर आग लगना। भूकंप के जो प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा, जो राष्ट्रपति की आपातकालीन स्थिति में की जो घोषणा की, मुख्यमंत्री के केंद्र में अपील करना, जो गुजरात सरकार के जो इस संगठन का सामना करके इन्होंने केंद्र की वित्तीय सहायता मांगी थी। सॉरी गाइस। अब इसमें हमने भूकंप के बारे में जानेंगे भी जो भूकंप है उसका मापन एक यंत्र होता है जिसे हम भूकंप लेखी भी कहते हैं। भूकंप की जो तीव्रता है वो रिक्टर स्केल से मापी जाती है। किससे मापी जाती है भी गाइस, यहाँ से कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि जो भूकंप है वो रिक्टर स्केल से मापी जाती है, यानी कि वो किससे मापी जाती है। तो याद रखना गाइस, यहाँ से रिक्टर स्केल से मापी जाती है क्या भी भूकंप की तीव्रता। जो जिस तरह भूकंप की जो तीव्रता है वो 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, लेकिन जिस भूकंप की जो तीव्रता है वो 5.0 होती है और वह वस्तुओं को गिरने के लिए उनकी क्षमता तक पहुंच जाती है। लेकिन जिस भूकंप की जो तीव्रता है वो 6.0 और उससे अधिक होती है, लेकिन जो बहुत शक्तिशाली होती है वो 7.0 अथवा अधिक होती है और यह सर्वाधिक शक्तिशाली भी समझा जाता है। मुख्य स्थलाकृतियां में क्या बताया अभी, जो अपक्षय और अपरदन नामक 2 प्रक्रमों की दृश्य भूमि लगातार विघटित होती है। तो इसमें किस किस के बारे में बताया अभी, जैसे कि अपक्षय और अपरदन नामक 2 प्रक्रमों को इसके जो दृश्य भूमि लगाकर विघटित होने के कारण जो पृथ्वी की सतह के शैलों को टूटने के लिए अपक्षय होती है। और अपरदन किसे कहते हैं भी, जो भूदृश्य पर जल, पवन, हिम
जैसे जो विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को हम अपरदन कहते हैं। जैसे कि वायुजल आदि अपरदित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाते हैं, लेकिन एक स्थान पर वह निपेक्षित भी करते हैं। और अपरदन व निपेक्षण यह प्रक्रम की जो पृथ्वी की धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो गाइस इसमें जैसे कि अपरदन और अपैक्सी के बारे में पढ़ा भी। जो मुख्य स्थलाकृतियाँ यह दो भागों में बांटी गई है, अपक्षय और अपरदन। अपक्षय क्या होती है अभी, जो इसमें दो प्रक्रमों के द्वारा जो दृश्य भूमि लगातार विघटित होती है। जैसे कि पृथ्वी की जो सतह पर शैलों को टूटने का जो अपक्षय की क्रिया होती है उसे हमें अपक्षय कहेंगे। और अपरदन किसे कहते हैं भी, जो बुध ऋषि का जल, पवन, हिम जैसी विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को हम अपरदन कहते हैं। नदी के कार्य कैसे होते थे भी, जो नदी के कार्य उदृश्य भूमि पर अपरदन होते था। जो जब नदी किसी भी खड़े ढाल वाले स्थान पर अत्यधिक कठोर शैल और खड़े ढाल वाले घाटे में गिरते थे तो उसे हम जल प्रपात कहते हैं। विसर्प क्या होता है भी, जो नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और मोड़कर मार्ग में बहने लगती है, तो नदी के इसी बड़े मोड़ों को हम विसर्प भी कहते हैं। इसमें समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान भी होता है, जिसमें नदी के उगटित तटों को तटबंध भी कहते हैं। समुद्र के पहुँचते पहुँचते नदी की प्रवाह धीमी हो जाती है और नदी अनेक धाराओं से क्या हो जाती है भी, विभाजित हो जाती है, जिसे हम वितरिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी, वितरिका कहते हैं। और यह सभी जो मुहानों की अवसादों की जो संग्रह होता है उसे हम डेल्टा का भी निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं भी, डेल्टा का निर्माण भी करते हैं। समुद्री तरंग का क्या कार्य होता था भी, जो इसमें समुद्री तरंग के जो अपरदन और निपेक्षण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं और समुद्री तरंगें लगातार शैलों में टकराती रहती है और उसकी जो दरार विकसित हो जाती है, जैसे कि समय के साथ बड़ी और चौड़ी होती है, जिसमें समुद्री गुफा भी कहते हैं। समुद्री गुफा किसे कहते हैं भी, जो समुद्री की जो तरंगे होती हैं उनके शैल जब जो समुद्री गुफा और तटीय मेहरान दोनों आपस में टकराती हैं तो उनके जो दरार विकसित होती है समय के साथ में बड़ी और चौड़ी हो जाती है, तो उससे हम समुद्री गुफा भी कहते हैं। इन गुफाओं में बड़े होने जाने के लिए उसमें केवल छत ही बचती है, जिसमें तटीय मेहराब बनते हैं और यह अपरदन छत में तोड़ भी देती है, जिनके किनारे दीवारें बचती है और दीवारें जैसी इन आकृतियों को स्कैट बनाते हैं। क्या बनाते हैं भी, स्टैक बनाते हैं, जिसमें समुद्री जल के कारण ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र वृक्ष भी कहते हैं। हिमनद का कार्य क्या होता था भी, जो हिमनद में जो हिमानी बर्फ की नदियां होती थी, जिसमें नीचे की कठोर चट्टानों और गोलाश्मी मिट्टी के जो पत्थरों का अपरदित होता है, जिसमें गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को बुध ऋषि का अपरदन कहते हैं। हिमनद के द्वारा जो लाए गए पदार्थ जैसे कि छोटे बड़े शैल, रेत या फिर तलट मिट्टी निपेक्षित होती है, जिसमें ये निपेक्ष हिमनद हिमोड भी का निर्माण करते हैं। पवन किसे कहते हैं भी, जो बालू टिब्बे का एक जैसे कि चित्र दिखाए गए हैं, जो पवन के कार्य रेगिस्तान की पवन अपरदन और निपेक्षित के प्रमुख कारण होते हैं, जिसमें रेगिस्तान जो जैसे कि भी ये इलाका है, ये क्या है भी रेगिस्तान में, यहाँ पे जैसे कि भी बालू रेत के जो टिब्बे होते थे, ये यानी कि जो हमारे हरियाणा में भी काफ़ी जगह मिलते हैं और राजस्थान में भी ज़्यादातर देखने को मिलते हैं भी। ये रेगिस्तान की पवन अपरदन और निपेक्षित के प्रमुख कारण होते हैं, जिसमें रेगिस्तान की आप चत्रक के कारण देख सकते हैं और इसे हम चत्रक शैल भी कहते हैं। पवन शैल की जो ऊपरी भाग में उसका निचले भाग से जब काटती है तो उसकी इसी शैल को हम आधार संकीर्ण और शीर्ष वितरित होते हैं और पवन चलने पर उनको अपने साथ रेत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। तो जब पवन के बहाव रुकता है तो उस रेत की छोटी पहाड़ी बनती है, जिससे हम बालू टिब्बा कहते हैं। बालू टिब्बा किसे कहते हैं, जो पवन के बहाव रुकता है और वहाँ पे जब रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है तो उसे हम क्या कहेंगे भी, बालू टिब्बा कहेंगे।
तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गया गाइज अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइज मैंने ज्योग्राफी के साथ साथ में हिस्ट्री और पॉलिटिकल की क्लास भी स्टार्ट करवा रखी हैं, और साइकोलॉजी यानी कि सीडीपी और हिंदी की भी क्लास स्टार्ट करवा रखी है। गाइज हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, जैसे कि स्थल मंडलीय प्लेटें हैं और इनके कुछ टाइप भी बताए हैं, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो घटित होती हैं। जो 2 टाइप बताए हैं, अंतर्जनिक बल और बहिर्जनिक बल, जिसको भी हमने जिसका जो आकर्षित बल है उनको 3 टाइप में बांटा गया। पटल विरूपण बल है उसको 1 पार्ट में, और अपरदन को हमने 4 भागों में। फिर हमने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा, भूकंप के बारे में पढ़ा, और भूकंपीय जो तरंगे हैं जैसे कि अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है और पृष्ठीय तरंगे आदि के बारे में हमने जाना है। तो गाइज ये थी आज की क्लास। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।